नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। एनसीईआरटी में 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम लोग पढ़ रहे हैं। वो लगभग समाप्त होने की दृष्टि में है ना। समाप्त होना क्यों कि अभी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 एक चैप्टर और रह गया है। उसके बाद हमारा ये 6 क्लास का एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। फिर हम 7th क्लास का ज्योग्राफी है ना करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा देश भारत, हमारे देश के बारे में पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल और जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको शॉर्ट में बताने का उसमें कोशिश किया गया है। काफी अच्छे मैप्स हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है। जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि 6 क्लास की एनसीईआरटी क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत अच्छी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की दृष्टि से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, आवर कंट्री इंडिया, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चलो। भारत एक बहुत विशाल देश है, हाँ जी है, इसमें कोई शक नहीं है ना। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है ना, बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है एवं पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, इसका ज्योग्राफिकल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोकेशन है। मान लीजिए अगर ये भारत है तो भारत के उत्तर में तो क्या है, हिमालय है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये वाला पूरा एरिया क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। और दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और आपके जो इधर है वो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इस तरीके से आप थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा एक की पॉइंट यहां ये है कि प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। सर प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं और प्रायद्वीप जैसी संरचना क्या होती है? तो आप ये देखिए, प्रायद्वीप की परिभाषा लिखी हुई है, साथ ही में इन्होंने बताया है कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से क्या होता है, जल से घिरा हुआ होता है। और अभी हम पहली लाइन में ही पढ़ चुके हैं कि एक तरफ तो हिमालय है और 3 तरफ हमारे क्या है, वाटर बॉडीज हैं। क्या है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशन है या हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसलिए भारतीय जो भूभाग है उसको हम एक प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है, ऐसा स्थलखंड जो लगभग 3 ओर से क्या हो, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, लगभग 3200 है ना, 3200 नहीं है, लगभग 3200 है। एग्जैक्ट कितना है, 1 2 3 4। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये इसको याद करने का वो है, यहां मैं कहीं स्पेस देख के आपको लिख देता हूं। ठीक है, ये कितना है, लगभग 3200 है। एग्जैक्ट कितना है, 1, एग्जैक्ट कितना है, 1 2 3 और 4, मतलब 3214 किलोमीटर है। याद करने के लिए 1 2 3 लिखिए और 4 लिख दीजिए, 1 2 3 लिखिए और 4 लिख दीजिए। 3214 किलोमीटर है। कहां से कहां तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मतलब जो इसका ऐसे वाला हाइट है, जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक, मतलब ये वाला जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम वाला, वो कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर है। और ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, 3 3 9, मतलब 3 फिर 3 फिर 3 3 9, और कितनी बार लिखा था, 2 बार, इसलिए 2933। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता दर्शाते हैं। यहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता है। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार स्थल रूपों में यहां बहुत सारी भिन्नता है, अभी हम आगे मैप में देखेंगे कि ऊपर पर्वतीय प्रदेश है, उसके नीचे मैदानी भाग है, उसके नीचे पठारी भाग है और द्वीप समूह है हमारे पास बहुत सारे। उसी प्रकार क्या है, यहां विभिन्न जगहों पर विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, ये सारी चीज भी है। ठीक है, इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। ठीक है, इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। यही हमारे देश की क्या है, शक्ति है, ये हमारे परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या है,
आज भी एक राष्ट्र के रूप में हम बंधे हुए हैं, एकजुट हैं। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में लगभग कितनी हो चुकी है? वर्तमान में लगभग 140 करोड़ प्लस आबादी भारत की हो चुकी है। 2021 वाली जनगणना भी नहीं हुई है ना, 21 वाली जनगणना के बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑफिशियली अभी भी चीन के बाद दूसरा जनसंख्या वाला देश है। जब 21 के पॉपुलेशन डेटा आ जाएंगे तब शायद हम विश्व के पहले जनसंख्या वाले देश हो चुके होंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हो चुके होंगे। ठीक है, ऑफिशियली अभी कहीं डिक्लेयर नहीं है, कुछ मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है कि हम नंबर 1 हो चुके हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही मानेंगे। चलिए अगला देखते हैं, स्थिति। भारत की स्थिति की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं, भारत की स्थिति क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको कैसे समझेंगे मैं आपको एक अलग स्लाइड पे चल के बता देता हूं। देखो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसे मैंने आपको बताया अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये होती है हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है, तो भारत कहां है? भारत की लोकेशन लगभग ना ऐसे है, भारत इस जगह है, मतलब पूरी तरह से उत्तरी और पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में। ये क्या है, ये रेखा सर आपने क्या बना दी, ये 0 डिग्री देशांतर बना दी। तो भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार है, मतलब भारत पूरी तरह से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं, हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो मकर, ये कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा हमारे बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, वही बात ये कह रहे हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है ना। अगले चित्र में इन्होंने दिखाया है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब देखो मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है, मैं प्रॉपर मैप ही बना देता हूं, आप लोग बनना कहेंगे कि सर आप क्या क्या बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, बोर्ड पे ऐसे ही बन पाया है, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, तो क्या कह रहे हैं ये कि इसका दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार, मतलब यहां से कितना है, यहां से कितना है, देखो ये भारत है, तो ये यहां से शुरू है 8 डिग्री 4 मिनट से, यहां से कितना शुरू है 8 डिग्री 4 मिनट। ये मिनट वाला क्या चक्कर है सर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। मतलब अगर हमें 8 डिग्री 8.5 डिग्री लिखना हो तो हम 8 डिग्री 30 मिनट इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसको 8 और 50 मत कर देना, लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना, अगर 8.5 डिग्री लिखना है तो इस तरीके से, वरना 8 डिग्री 30 मिनट इस तरीके से लिखा जाएगा। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट। ऊपर वाला जो है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, इसी प्रकार से अक्षांश से एवं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। देखो मतलब ये कह रहे हैं कि यहां से जो हम स्टार्ट हो रहे हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम जा रहे हैं। सर दोनों पूर्वी क्यों है, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा से इस साइड का भाग हमारा क्या है, सारे पूर्वी देशांतर ही होंगे, है ना, सारे पूर्वी देशांतर ही होंगे। ये भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात हो गई। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, बताइए किस गोलार्ध में होगी, भारत पूर्वी गोलार्ध में होगा। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री, इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग कितना है 29 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो लगभग कितना है 29 डिग्री। मतलब हमारा अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 29 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार भी लगभग 29 डिग्री है, के कारण यहां दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस दूरी की इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग कितना होगा, कल मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर में कितना गैप होता है, 1 घंटे का गैप होता है, समय में 1 घंटे का गैप होता है। तो अगर 29 डिग्री देशांतर का गैप है, मतलब
अगर अरुणाचल प्रदेश में मेरे सूरज सुबह 6 बजे दिखाई दे रहा है तो वही सूर्य गुजरात में कितने बजे दिखाई देगा, वही सूर्य गुजरात में कितने बजे दिखाई देगा, शायद 8 बजे, मतलब लगभग 2 घंटे बाद। तो कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस इस समय के हिसाब से हो सकता था, लेकिन हमने उसको बदलने के लिए क्या करा, घंटे का होगा, है ना, 2 घंटे का होगा। लेकिन आपने पहले क्या पढ़ा है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, या फिर 15 डिग्री के लिए 1 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, ये क्या है, ये भारत का मानक समय रेखा है ना, मानक समय रेखा है कि स्थानीय समय को भारत का क्या कहते हैं, मानक समय माना गया है। अब आपको स्थानीय समय और मानक समय का डिफरेंस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। स्थानीय समय वो समय होता है जो सूर्य की रोशनी के हिसाब से हम लोग मापते हैं, मतलब सूर्योदय हुआ तो प्रातः का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है तो दोपहर का समय हुआ, सूर्य ढल रहा है तो शाम का समय हुआ, है ना, उस हिसाब को उसका स्थानीय समय मानते हैं। और मानक समय क्या है, जो 82.5 डिग्री पे होगा, जो 82.5 डिग्री पे समय होगा वही मानक समय पूरे देश का होगा। ठीक है, इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात आ जाती है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। देखो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस वाले आप मैप में देख पा रहे होंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो 7 देश हैं। इनको हम क्रम से भी याद करेंगे। यहां आप एक चीज ये याद रखेंगे कि अफगानिस्तान से भी हमारी सीमा छूती है, यद्यपि ये भाग पीओके के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन ये हमारी कश्मीर का एक हिस्सा है और इसको हम भारत का हिस्सा क्लेम करते हैं। इसीलिए हम अपनी सीमा किससे छूते हुए मानते हैं, अफगानिस्तान से भी छूते हुए मानते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, और इधर 2 द्वीपीय देश भी हमारे इससे टकराते हैं। ठीक है, चलो हमारी सीमा से छूते हैं। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, जो 7 देश हैं, 7 देशों की सीमा रेखा किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, तो उसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्या, मेरा बचपन से क्या था, एमबीए करने का सपना था। मेरा बचपन से क्या था, एमबीए करने का सपना था। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। क्या, मेरा बचपन, BCPN, मेरा बचपन से क्या है, एमबीए करने का सपना था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। भारत के सीमावर्ती देश, ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र दिया गया है ना। मानचित्र वाली कक्षा में हम लोग देख चुके हैं कि भौतिक और राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं। भौतिक मानचित्र जहां रिलीफ फीचर्स बताए जाते हैं और राजनीतिक मानचित्र जहां उस देश के प्रदेश, जिला, ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग थोड़ा मेमोराइज भी कर लीजिए, है ना। मैप को आपको मेमोराइज होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां है। इसको मेमोराइज करने की एक विधि है कि आप ऐसे लेके आइए और ऐसे लेके आइए, इनको याद रखिए कौन कौन से हैं। लेकिन सवाल जो हमारा अधिकतर पूछा जाता है वो नॉर्थ ईस्ट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको यहां के जो वो हैं वो याद होने चाहिए। तो एक बार मैं आपको थोड़ा जूम करके ये याद करा देता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूं, या एक निगाह इन पे पड़वा देता हूं, ताकि अगर कभी पूछा जाए तो आपको थोड़ा बहुत याद रहे, थोड़ा बहुत याद रहे। ठीक है, देखो ये क्या है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर प्लस 8, ये 8वां कौन सा, सिक्किम। ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, असम है, असम के नीचे क्या है, मेघालय है। अरुणाचल, असम, मेघालय। ठीक है, फिर इधर कौन सा है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तीनों लाइन को, ना, मा, मी, है ना। तो इसकी ये मतलब उधर के तीनों स्टेट के ऊपर से नीचे में उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उनको आप कैसे याद रख सकते हो, ना, मा, मी, मतलब नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ना, मा,
आगामी, और ये आगे को जो निकला हुआ है ये कौन सा है, ये त्रिपुरा है। तो टोटल 4 ये 3 ये 7 सिस्टर ये नॉर्थ ईस्ट का, ये आपको याद रखना चाहिए, ये मैप पे आपको याद रखना चाहिए। और जैसे आजकल मणिपुर चर्चा में बना हुआ है, कारणों पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये मणिपुर चर्चा में बना हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मणिपुर की सीमा किन किन से क्या होती है, टच होती है। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मणिपुर से टच नहीं होती है, तो हमको क्या याद रखना है, मणिपुर इधर ऊपर नागालैंड से छू रहा है, नीचे मिजोरम से छू रहा है, और किससे, और असम से छुआ हुआ है, और असम से छुआ हुआ है। तो टोटल 3 स्टेट इसको टच करते हैं, किसको, मणिपुर को। तो हमको नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा विशेष ध्यान देना है, इसको थोड़ा ध्यान से याद करना है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसमें आपने समझ लिया क्या क्या है, और चाहे तो देख लीजिए। सबसे ऊपर ये पुराना मैप है, इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर अब 2 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर ये हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां दिल्ली, फिर अपना यूपी, फिर राजस्थान, गुजरात, इस तरीके से ये सारे स्टेट हैं। आपको ये मेमोराइज होने चाहिए। थोड़ा सा एक इस एरिया को भी मेमोराइज किया कीजिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और यहां ओडिशा, और ये वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल ये झारखंड के बगल से पूरा टच करता हुआ, झारखंड के बगल से पूरा टच करता हुआ इधर सिक्किम को भी टच करता है, और इधर असम को भी टच करता है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस चीज को थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए एक बार, क्या कि ये जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल यहां ओडिशा, झारखंड, बिहार, इन तीनों को टच करता हुआ ऊपर तक जाता है, और सिक्किम को भी टच करता है, और इधर असम को भी टच करता है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी हैं। और श्रीलंका किससे अलग होता है? पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से पृथक होता है। आप ये वाला जो हिस्सा देखेंगे भारत का, यहां ये श्रीलंका है मान लीजिए, तो ये जो बीच में वाटर बॉडी है जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, स्थल संधि क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अब जो ये डेटा है अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्यों हैं? जम्मू कश्मीर के होने के बाद 9 हो गए थे अलग अलग होने के बाद, लेकिन बाद में दादरा नागर हवेली को उसके पड़ोसी के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो अब ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण का मुख्य आधार मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब यही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में राज्यों का निर्माण निम्नलिखित में से किस आधारों पर हुआ है, 3-4 ऑप्शन दिए रहे तो आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर, इसके आधार पर। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे राज्यों का निर्माण जो किसके आधार पर हुआ है, मुख्यतः भाषा ही आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। यहां गोवा और सिक्किम में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा गोन कुछ भी करके याद कर लीजिए, मतलब सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और राज्य को किसमें बांटा जाता है? जिलों में। आगे जिलों को किसमें बांटा जाता है? परगनों में। परगनों को किसमें बांटा जाता है? तहसील में। तहसील किसमें बटी होती है? ग्रामों में, ठीक है। तो ये नीचे का और कैटेगराइजेशन होता है। तो आप लोगों को फिलहाल इतना याद रखना है। यहां याद रखने वाली क्या क्या बात रही, इस पेज में याद रखने वाली क्या क्या बात रही कि हम किससे अलग होते हैं? श्रीलंका से, पाक जल संधि से, 28 और 8, और राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर। बाकी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, गोवा है। अब देखिए इस मैप को अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझने का प्रयत्न कीजिए कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब जब 6 क्लास के बच्चे से इतना एजम्पशन कर रखा है, बुक में मैप दिया है कि उसको ये सब पता होना चाहिए, तो आपको तो 100% ये चीजें पता होनी चाहिए। इसमें विभिन्न नदियां हैं, ठीक है, नदियां दी हैं, पठार दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं, है ना, भौतिक विभाजन दिया है। तो इसको अभी हम अच्छे से समझ लेंगे, इसको अभी हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे, तभी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो देखो देखते चलो। भारत जो है
ये भारत का भौतिक विभाजन इन्होंने दिया है। इसमें क्या है, ये सबसे, अब मैं मार्क करते चल रहा हूं, आप लोग अपने देखते चलिएगा। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हिमालय की श्रेणियां हैं, और हिमालय की सबसे लास्ट जो श्रेणी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिवालिक। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, इसमें दी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, और सबसे नीचे क्या है, शिवालिक। ये 4 श्रेणियां क्रमशः हिमालय की होती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाइए। इसके बाद ये पंचनद दिए हैं, तो सबको पता होता है कि सबसे ऊपर तो कौन है, ये यहां से सिंधु नदी निकल रही है, सबसे ऊपर सिंधु है। लेकिन उसके बाद के जो ये 5 नाम है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और बीच में एक ब्यास और रह गई। ठीक है, ये क्रम से कैसे होते हैं, तो आपको इनको कैसे क्रम से याद रखना है। देखो ये 5 नाम क्या करते हैं, झिला देते हैं, 5 नाम कंफ्यूजिंग कर देते हैं, झिला देते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे, सबसे ऊपर तो क्या है, झेलम है। मैंने जो याद कर रखा था, मैंने ना इनके अक्षर जितने हैं कि झेलम में 3 है, फिर चिनाब में 3 है, रावी में 2 है, ब्यास में 2.5 अक्षर है, और सतलज में 4 अक्षर है। तो मैंने इनको ऐसे याद कर लिया था, 3 3 2 2.5 4, है ना। ऐसे ही आप याद कर लिए, 3-4 बार बोलिए, 3 3 2 2.5 4, मतलब सबसे ऊपर याद रखना है। झेलम है, झिला देते हैं, 5 नाम भूल जाते हैं इसलिए। तो सबसे ऊपर झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, 3 3, फिर 2 मतलब रावी, फिर 2.5 मतलब ब्यास, और फिर 4 मतलब सतलज। तो आपको इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। क्या, मेरे साथ बोलिए, 3 3 2 2.5 4। सबसे ऊपर झेलम, मतलब सिंधु तो है ही है सबसे ऊपर, उसके नीचे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 3 3 2 2.5 4। ठीक है, चलो उसके बाद इन नदियों के बाद क्या है, इन नदियों के बाद हमारी यहां पे ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। कौन सी, ये गंगा नदी आ रही है, और ये यमुना इससे यहां मिल रही है, और फिर ये इधर बांग्लादेश से होती हुई ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और दोनों मिलकर यहां क्या कर रही हैं, ये किसका क्या है, ये है सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण, दोनों मिलकर यहां पर करती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाया गया है, अरावली श्रेणी दिखाया गया है। मतलब आपको मैप पे जो जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं ना, वो आपको भी मेमोराइज होने चाहिए। आप मेमोराइज को और इसको और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप एक ब्लैंक मैप लीजिए और उसमें क्या कीजिए, ये 2-3 बार देखिए और इन चीजों को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कहां कहां है। ठीक है, मतलब मेमोराइज कीजिए। अब ये किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना करना है, अपने लिए करना है। और आप अगर अपनी पढ़ाई से मन चुराते हैं, बहाना बनाते हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप किसी और के साथ थोड़ी ना धोखा कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो अपने साथ ईमानदारी बरतिए, अपने साथ अच्छे से पढ़िए, है ना, तो उसका परिणाम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। फिर एक ये नदी, चंबल नदी प्रमुख नदी है, जो यमुना में जाकर मिलती है, और ये दोनों जाकर गंगा में मिल जाती हैं। उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और ये इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और इन दोनों के बीच में से एक नदी होकर बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से, जिसका नाम है नर्मदा। और सतपुड़ा के नीचे से एक कौन सी है, तापी। सतपुड़ा के नीचे है तापी। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक ये वेस्टर्न घाट से एक और ये नदी है, इसका नाम है क्या, महानदी। ये कौन सी नदी है, ये महानदी है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद ये गोदावरी है, इनको भी क्रम से हम याद रख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और मुख्य ये है कावेरी। ठीक है, कावेरी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाली जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं ना, एक पूरी लाइन, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये वाली इधर वाली जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। देखो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, एक बार बता देता हूं। देखो, जैसे ये मान लो हमारे भारत का मैप है, तो ये वाला जो यहां पे जो ये पर्वत श्रृंखला है ना, यहां पे जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये तो सतत है, मतलब लगातार है, और ये यहां ये टुकड़ों में है। तो इसको क्या कहते हैं, ये तो हो गया पश्चिमी घाट। ये क्या हो गया, ये तो हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर्न घाट, है ना, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। अब इसके बाद ये वाली जो तटीय रेखा है ना, ये जो तटीय रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, ये है पश्चिमी तट। ये जो रेखा है, ये जो रेखा ब्लू कलर वाली है, ये पश्चिमी तट। इसी प्रकार से ये जो है, ये है पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट। अब इन दोनों के बीच में जो है आप ये छोटा सा एरिया देख रहे हो ना, ये जो एरिया देख रहे हो बचा हुआ, ये जो एरिया देख रहे हो बचा हुआ, ये जो एरिया देख रहे हो बचा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान। क्या, पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। और इधर वाले को क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। जब आप भारत का भौतिक विभाजन भूगोल में विस्तृत रूप से पढ़ रहे होते हैं तब हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहां बताना आपको जरूरी समझा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। घाट कौन सा है, तट कौन सा है, मैदान कौन से हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखला, एक बार पुनः बता रहा हूं, समझ लीजिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है? पश्चिमी घाट है ना। ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ये क्या है? ये है तट, पश्चिमी तट। और जो आप ब्लैक देख रहे हैं इन दोनों के बीच में हल्का सा मैदानी एरिया है, वो क्या है? पश्चिम तटीय मैदान। इसी प्रकार से इधर क्या है? पूर्वी घाट, फिर ये कोने वाला भाग क्या है? पूर्वी तट, और ये जो हमारे मैदान है ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो इतनी सी बात इसमें समझने लायक थी और जो है सारे फिजिकल फीचर्स हमने इसके समझ लिए हैं। यहां ये भारत का मरुस्थल है अरावली के ऊपर, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ समुद्री क्षेत्र भी हैं, जैसे ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? अरब सागर है इधर की तरफ। और ये जो गुजरात के नीचे अंदर को घुसा हुआ एरिया है ना, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और इन दोनों के बीच में ये जो चौंच है, इस चौंच के बीच में जो एरिया है, ये वाला आप जो एरिया देख रहे हैं, इस वाला जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी वो दिया हुआ है कि ये जो ब्राउन वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन वाला एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये तो पर्वतीय प्रदेश है। फिर जो हल्का येलो एरिया दिख रहा है, ये क्या है? ये पठारी प्रदेश है। और ग्रीन जो आपको एरिया दिख रहा है वो क्या है? वो मैदानी भाग है, वो मैदानी एरिया है। ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं फटाफट। समझा मैंने आपको सब दिया ही है, कुछ समझने जैसा आएगा तो मैं आपको रोक के उसमें बता दूंगा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। क्या क्या हैं? यहाँ पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, द्वीप समूह हैं। ठीक है, तट भी हमने देख लिया। और द्वीप समूह कौन से हैं? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप समूह। ठीक है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। ये संतरी वो नहीं है जो आप हम जब छोटे छोटे थे तो आजकल तो ओडोमास वाले उम्र के बच्चे हो आप लोग हैं, ओडोमास वाली उम्र वाले हो। हम लोग लगाते थे, एक संतरी आती थी, उसमें संतरे से खुशबू आती थी। रात में छत पे ऊपर सोते थे तो उसको लगा लेते थे, तो उससे क्या रहता था कि मच्छर नहीं लगते थे, है ना। तो ये वो वाली संतरी नहीं है, ये वो वाली संतरी है जो कहते हैं ना, घर में देहात में आपने किसी सैनिक कहते हुए सुना होगा, तुम कोई मंत्री संतरी हो क्या। तो मंत्री तो हो जाते थे राजा के मंत्रिमंडल, और संतरी क्या होते थे? जो पहरेदार होते थे। एक तरह से चौकीदार कहना शब्द तो सही नहीं होगा, जो पहरेदार लोग होते थे उनको क्या कहते थे? संतरी कहते थे। तो हिमालय क्या है? हमारे इस यहां पे बैठा हुआ क्या कर रहा है? संतरी का कार्य कर रहा है। कैसे संतरी का कार्य कर रहा है कि भाई साहब ये तो क्या है? तिब्बत का पठार सबसे बर्फीला क्षेत्र है, यहां सारा बर्फीला क्षेत्र, तो इधर से आने वाली बर्फीली रेखाओं को तो इधर ही रोक लेता है। और जो मानसूनी हवा चलती है, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, जो मानसूनी हवा चलती है उनको क्या करता है? उनको यहां से आगे नहीं जाने देता, यहीं टकरा के उनसे वर्षा करवा देता है। तो दो फायदे हैं, एक तो हमारी उधर से सुरक्षा किए हुए है, किससे? ठंडी हवाओं से। दूसरा जो मानसूनी हवाएं आ रही हैं उनको रोककर यहीं वर्षा करा दे रहा है। तो बढ़िया संतरी है, संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, क्योंकि काफी ऊंची श्रेणियां हैं तो लगभग बर्फ जमी रहती है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं, मैंने आपको बताया। उससे ऊपर भी एक ट्रांस हिमालय होता है। तो सबसे पहले बृहद या महान हिमालय है ना। उसके बाद इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर हैं। कौन कौन सा? माउंट एवरेस्ट यही है। मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है, मध्य हिमालय। और उसके बाद क्या है? बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो आपको इसमें से क्या याद करने योग्य? आपके क्या बात है? याद करने योग्य संतरी वाली बात नहीं है, याद करने योग्य ये बात है कि हिमालय को 3 या 4, इन्होंने 3 दिया है लेकिन आगे हम 4 पढ़ेंगे। 3 उनमें बांटा है, किस किस में? सबसे ऊपर महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक। तो आपको सबसे यहां याद रखना है दक्षिणतम जो श्रेणी है वो, उसका नाम क्या है? शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर का मैदान स्थित है। ये जो आप गंगा और यमुना वाली नदियां देख रहे थे, यहां से जो मैदान है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो ये क्या है? उत्तर का मैदानी क्षेत्र है जो आप गंगा और यमुना नदियों वाले क्षेत्र में देख रहे हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है ना। कल हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे निक्षेपण और अपरदन द्वारा क्या करती हैं? नदियां और वायु और ये सब चीजें क्या करती हैं? भूमि को सपाट करती चली जाती हैं। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? जब नदियां बहती हैं तो अपने बहने के साथ साथ कुछ ना कुछ अवशेष या कुछ ना कुछ चीजें लेती हुई आती हैं, उनको क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप कहते हैं।
नदियों के कारण ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। कल हमने मैदानों का महत्व जब पढ़ रहे थे तब भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो रिपीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। फिर भारत के पश्चिमी भाग में भारत का महान मरुस्थल स्थित है, ये हमने देख लिया। ये पश्चिमी भाग में अरावली से और पश्चिम की तरफ क्या है, भारत का महान मरुस्थल स्थित है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। यहां वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब मरुस्थलीय भाग, जब मरुस्थल है तो वहां क्या होगा, वहां वनस्पति होगी ही नहीं, है ना, वहां वनस्पति होगी ही नहीं। उत्तर के मैदान के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। मतलब सबसे ऊपर क्या हो गया, हिमालय हो गया, उसके बाद मैदानी क्षेत्र हो गया, फिर ये तिकोना सा जो देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली है। उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रृंखला है, ये रही अरावली। ठीक है, अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये चीज हम कल भी पढ़ रहे थे। और कैसा पर्वत है, कल हमने पर्वतों के 3 टाइप पढ़े थे। पर्वत 3 टाइप के हो सकते हैं। कैसे, या तो वो बलित पर्वत होगा, या फिर क्या होगा, भ्रंशोथ पर्वत होगा, या फिर क्या होगा, ज्वालामुखी पर्वत होगा, है ना, या फिर ज्वालामुखी पर्वत होगा। तो ये जो था, ये क्या था, वलित पर्वत था, और सबसे पुराना वलित पर्वत था। और इसी के समकक्ष एक और कौन सा सबसे पुराना वलित पर्वत था, यूरोप का आल्प्स। ये हम कल पढ़ के आए थे, कल वाले चैप्टर में। पुराना भी आप रिवाइज करते रहिए, देखिए पढ़ते रहेंगे कोई फायदा नहीं है। इस क्लास को लेने से पहले 10 मिनट अपनी किताब पे निगाह डालो, 10 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अंडरलाइन किया है तो। मतलब पुरानी चीजों को भी आपको रिमाइंड करते रहना है। ठीक है, चलो। अरावली है जो विश्व की सब, ठीक है, बिंद एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हमने देख ली। बिंद है और इसके नीचे सतपुड़ा है, और इनके बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। ये न जाने प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये दोनों नदियां क्या हैं, पश्चिम की तरफ। मतलब सारी नदियां किधर गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। लेकिन 2 ये शैतान ऐसी हैं, ये कह रही ना हम तुम्हारे साथ न चलेंगे, हम तो अलग को जाएंगे। ठीक है, मतलब हम अलग की तरफ को जाएंगे। तो ये कहां गिर रही हैं, ये पश्चिम की तरफ गिरती हैं दोनों नदियां। ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, तो ये पश्चिम की तरफ क्या है, ये हम देख ही चुके। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है ना। और इसके पूर्वी तरफ क्या होगा, पूर्वी तरफ क्या होगा, पूर्वी घाट होगा। ये क्या होगा, पूर्वी घाट होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। हमने ये देखा, ये पूर्वी घाट क्या है, ये टूटा हुआ, बीच बीच में ब्रेक करके बनाया। सराफ ने क्यों बनाया था, क्योंकि इसी तरीके से बीच बीच में गैप भी है। जबकि पूर्व पश्चिमी घाट कैसा है, एक समान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। यह चीज हम कल भी पढ़ रहे थे। क्या कि भारत के जो पठार हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जो पठारीय क्षेत्र है, वो खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जबकि अफ्रीका वाले जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या थे, वो सोना और हीरा और इन सब चीजों में, वहां इन सब चीजों का महत्वपूर्ण क्या कहते हैं उसको, भंडार है। ठीक है, पुरानी चीजें भी मैं आपको याद कराते चल रहा हूं, ध्यान दिलाते चल रहा हूं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान है। ये हमने देख ही लिया, कैसे, दोबारा देख लीजिए। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, है ना, ये पश्चिमी घाट है और इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम तटीय मैदान। और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान क्या है, थोड़े चौड़े हैं। मतलब पश्चिम वाले थोड़े संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान क्या है, थोड़े चौड़े हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अब। ठीक है, चौड़े हैं, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। अब ये चौड़े क्यों हैं सर, ये वाले मैदान जो हैं सर चौड़े क्यों हैं, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाले मैदान लगभग इतने चौड़े हैं, और ये क्या है, ये पतला सा एरिया है। सर ये चौड़े क्यों हैं, क्योंकि इस साइड आपने देखा कई नदियां बह रही थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई नदियां बह रही थी। तो ये क्या कर रही हैं, उसको लगातार अपरदित कर रही हैं, लगातार काट रही हैं। और काट के क्या कर रही हैं, अपने साथ पुराना भी जलोढ़ निक्षेप जो बना के ला रही हैं, वो सब यहीं इकट्ठा हो रहा है। तो यहीं इकट्ठा हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये मैदान निरंतर चौड़े होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। ठीक है, क्या यही बात ये कह रहे हैं कि वहां बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये आपको इसी क्रम में याद होनी चाहिए, पहले महानदी है, फिर कावेरी, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी। इसी क्रम में आपको याद भी होना चाहिए। कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदियां। मतलब पिछला वाला जो मैप है ना, मैंने आपको बताया, वो आपको दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। कहां क्या क्या चीजें एकदम दिमाग में होनी चाहिए। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाना मतलब जहां से नदी समुद्र में गिरती है। मान लो यहां से नदी समुद्र
में गिर रही है, तो ये क्या हो गया, उसका मुहाना हो गया। मुहाने पे क्या कर रही है, उपजाऊ डेल्टा। उपजाऊ क्यों है, क्योंकि अपने साथ बढ़िया बढ़िया माल मसाला बहा के लेके आ रही है, समुद्र में गिर रही है जब, तो वहां वो सब माल मसाला इकट्ठा हो जा रहा है। जब इकट्ठा हो जा रहा है तो भूमि उपजाऊ है, और उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा है। ये जो गंगा नदी आ रही थी और ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, कौन सी, ये गंगा नदी जो आ रही थी और ये ब्रह्मपुत्र आके यहां मिल रही थी, तो यहां क्या बनता है, यहां बढ़िया सुंदरबन का डेल्टा बनता है, क्योंकि ये दोनों नदियां काफी बड़ा एक जलीय तंत्र हैं और बड़ी मात्रा में अपने साथ जलोढ़ निक्षेपों को लेकर आती हैं, तो ये एक बड़े क्या करती हैं, उसका निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, दीदी कुछ बता रही है, इसका तो सुनना जरूरी रहता है। ठीक है, वैसे ही उंगली दिखा रही है, ऐसे करके देख लो। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं, जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप किसको कहते हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, सहायक नदी कौन सी होती है, जो एक नदी की मतलब हेल्पिंग बॉडी होती है, कहीं से आके मिल जाती है। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है, हम तुम में खुद को समाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, आप बताइए तो हम जान जाएंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ये जो हम सुंदरबन का डेल्टा पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। उस डेल्टा की आकृति भी कैसी है, त्रिभुजाकार है। अभी एक और आकृति हम त्रिभुजाकार देखते हुए आए थे, कौन सी आकृति, सर जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी किस एरिया, वो भी इसकी भी आकृति कैसी है, उसकी भी आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा वह स्थल होता है, वह भाग होता है जहां नदी के मुहाने पर बनता है, ये हम सब अभी देख ही चुके हैं। क्या आप जानते हैं, दूसरी एक और बात जानने की कोशिश कर रही हैं, प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जीव जंतुओं के कंकाल हैं, इसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, अन्य पॉलिप में वृद्धि के कारण ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते, देखो हाँ, अभी जब द्वीप समूह की बात आएगी ना, तब ये वाली मैं आपको एक बार बता दूंगा क्या है। ठीक है, तब बता देंगे एक बार क्या है। ठीक है, ये फिर यहाँ ये भी दीदी कुछ कहना चाह रही है, ये कुछ करके सिखाती है, आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लकड़ियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की, भगवान में लड़कियों को लकड़ियों पढ़ रहा हूं। ठीक है, लड़कियों का नाम होता है, हाँ होते हैं, जमुना है इसका नाम, पुराने जमाने में होता था, आजकल तो क्या नया ट्रेंड चल गया है, मम्मी का नाम प्लस पापा का नाम दोनों का मिक्स करके बच्चे का नाम रखा जाएगा, चाहे नाम का कोई मतलब हो चाहे ना मतलब हो। अजीब अजीब से नाम रहते हैं ना, अजीब अजीब से नाम बच्चों के आजकल रखे मिलेंगे आपको। नहीं, जो अभी नन्नू मुन्नू है उनके नामों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुराने समय में होते थे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, इस तरीके के नाम होते थे, गंगा बहुत लोगों का नाम होता था। और आप गांव देहात में चले जाइए ना, तो आपको जो 50 की उम्र के लोग मिलेंगे, पहले नामकरण कैसे हो जाता था, मान लो ये इतवार को पैदा हुए तो उनका नाम हो गया इतवारी। आपको गांव में आज भी नाम मिल जाएंगे इतवारी। बुद्ध को पैदा हुए तो उनका नाम बुद्धि हो गया, मंगलवार को पैदा हुए तो उनका नाम मंगली हो गया, है ना, और कोई शनिवार को पैदा हो गया तो उसको शनिचर कहते थे। इस तरीके से मतलब गांव देहात में आज भी इस तरीके के नाम मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? यदि आप में से कोई देखने वाली हो, मतलब देखने वाली कन्या हो जिसका नाम किसी नदी के नाम पर हो, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार कीजिए। क्या आप भी जल से संबंधित दूसरे नाम ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम, ओहो। ठीक है, चलो खैर, ये 6 क्लास के बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने और आप लोगों को थोड़ा पढ़ते पढ़ते हंसने गुदगुदाने की चीज बीच में आ जाती है, तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो इतना हमने देख लिया, अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह ये भारत है, मैं आपको यहीं बना के बता देता हूं। ये भारत है तो अरब सागर में स्थित ये लक्षद्वीप समूह है, और ये केरल के तट से कुछ द्वीप पर प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्या होता है? समुद्री जीव होते हैं प्रवाल, है ना, जिनको पॉलिप कहते हैं, पॉलिप उनको कहा जाता है। और जब वो मर जाते हैं, उनके अंदर का जंतु मर जाता है, तो क्या होता है, वो अपना कंकाल छोड़ देते हैं और उसी के आसपास कई एक साथ जमा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। वो कंकाल इतना बड़ा हो जाता है कि समुद्र में से अलग ऊपर उठ के दिखने लगता है, और वही क्या है, इतने बड़े एरिया में फैल जाता है कि वो द्वीप समूह का आकार ले लेता है, द्वीप का आकार लेता है। अंडमान एवं निकोबार
द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में, अंडमान और निकोबार कहां है, यहां स्थित है। अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व में कहां है, ये कौन सा एरिया है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी चुनौती का सामना किया था। सुनामी क्या होती है भाई? सुनामी सबसे ज्यादा किसको परेशान करेगी? जो समुद्र तट के आसपास के लोग होंगे। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। देखो होता क्या है कि स्थल पर जब भूकंप आया, भाई ये तो पूरी पृथ्वी की सतह है, पूरी पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह में जब भूकंप आएगा तो ऐसा थोड़ी है देख के आएगा कि जहां स्थल है वहीं आऊंगा, जहां स्थल नहीं है वहां नहीं आऊंगा, वो तो कहीं भी आ सकता है। तो जब वो कहीं भी आ सकता है तो अगर स्थल खंड पे आता है तो हमें डगमगाहट महसूस होती है। आपने पता नहीं भूकंप को कभी महसूस किया है कि नहीं किया है? मैंने अब तक अपने जीवन में 2 बार भूकंप महसूस किया है। एक तो छोटा था तब, एक रिसेंटली अभी 2-4-5 महीने पहले आया था, है ना, तब उस समय की बात है, उस समय महसूस किया था। ठीक है, तो अगर स्थल खंड पे आ रहा है तो क्या होगा, वहां कंपन होगा और कुछ इमारतें गिर सकती हैं, कुछ हो सकता है इस प्रकार की। लेकिन जब समुद्री उसमें भूकंप आता है, अब आप खुद सोचो, अगर आप खूब बड़े टब में, आपके पास घर में बड़ा सा टब हो, उसमें पानी भरो और उसमें भूकंप लाने की कैसे कोशिश करो कि उसमें अंदर हाथ डाल लो, पहले इस तरीके से उसमें अंदर हाथ डाल लो और हाथ को एकदम बाहर की तरफ निकालो, तो क्या होगा, पानी एकदम ऐसे ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? वही यहां होता है कि जब भूकंप समुद्री तल, समुद्र वाली जगह में आता है तो क्या होता है, उसमें कंपन होता है तो पानी बुरी तरह से क्या होता है, हिलने लगता है। और सोचो इतनी बड़ी जलराशि जब बुरी तरह से तरंग उत्पन्न होगी तो क्या होगा, उसी खतरनाक स्वरूप को हम क्या कहते हैं, उसी खतरनाक स्वरूप को हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, उसी खतरनाक स्वरूप को हम कहते हैं सुनामी। तो इसको आप याद रखेंगे, सुनामी को आप याद रखेंगे। ठीक है, सुनामी को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हमने अब तक एनसीईआरटी के 7 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं। 7 कक्षाएं, 6 कक्षाएं आपकी हो गई हैं और 1 कक्षा और होगी, मतलब 7 घंटे में, 7 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 40-45 मिनट के लेक्चर हैं, 7 चौक 28, लगभग आपका वही 5 घंटा मुश्किल से आपकी पूरी 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई है। तो इसको आप देख लीजिए, खत्म हो जाएगी, मतलब 1 क्लास और होगी, और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, बढ़िया लग रहा हो अपने दोस्त यार, जो फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके साथ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।